नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज का हमारा अध्ययन का विषय है रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र को और अधिक समझपूर्ण और विषय के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए मैं लेके आया हूँ 3D एनिमेशन के साथ 3D व्यू। ये इसको और अधिक रुचिपूर्ण बनाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह से धड़कता है, किस तरह से ये कार्य करता है, कैसे इसमें से रक्त है वो आगे निकल कर और एक दिशा में आगे बढ़ता हुआ जाता है। साथ ही दिल से संबंधित यानी कि हार्ट से संबंधित मैं 2 और वीडियो लाने वाला हूँ जो हमारे सभी के लिए उपयोगी होगा, जैसे हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा और कार्डियक अरेस्ट जैसे दिल की धड़कन रुकना। ये 2 ऐसी सिचुएशन आती है सामान्य जन में, हम सभी के साथ होता है ऐसा। उसमें अगर हमारा सामान्य नॉलेज भी है हमारा इस संबंध में, तो हम किसी की भी फर्स्ट एड के रूप में हम सहायता कर सकते हैं। तो अगले 2 वीडियो ये भी मैं लाने वाला हूं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे कमेंट्स द्वारा बताएं कि आज का वीडियो ये कैसा लगा। साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके सुझाव क्या क्या हैं। तो चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। रक्त को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं या रक्त क्या होता है? तो रक्त या इसको कहते हैं ब्लड। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ये एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य जंतुओं के शरीर में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ये ले जाने का कार्य करता है। साथ ही कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, वो उत्पाद और दूसरे CO2 को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जो ब्लड है ये संयोजन का कार्य करता है हमारे विभिन्न अंगों के मध्य। साथ ही इनके बीच में चाहे उपापचयी पदार्थ जो वो उत्पन्न हुए उनको परिवहन करने का कार्य हो, चाहे पोषक तत्व या अन्य जो गैसेज है उनको परिवहन का कार्य हो, वो सारा कुछ ब्लड करता है। इसके साथ साथ ये हल्का क्षारीय तरल है। इसका pH है वो 7.4 pH होता है इसका। तो आप जानते हैं pH के बारे में, ये 7 होता है वो न्यूट्रल होता है लगभग। इसके नीचे होता तो वो क्या एसिडिक या फिर कहेंगे अम्लीय, और इसके ऊपर होने पर ये क्षारीय कहलाता है। फिर इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और जो भ्रूण अवस्था में जो इसका निर्माण होता है वो होता है स्प्लीन या फिर प्लीहा में। तो ये इसकी मोटा मोटी जानकारी। इसके साथ में इसकी मात्रा, शरीर में इसकी मात्रा ब्लड की कितनी होती है? एक सामान्यतः भार का है 7% तक मिलता है, यानी कि 5 से 6 लीटर के मध्य ये मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का जो भार है 60 kg है, तो ये मान के चले कि इसका 7% कितना हो गया? लगभग 4.2 लीटर। तो ये लगभग ये इतना ब्लड इसके शरीर में होना चाहिए, और औसत रूप से 5 से 6 लीटर के बीच में रक्त ये वो पाया जाता है। अब हम जाते हैं कि रुधिर को इसके भाग कितने हैं। तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो तरल के रूप में, दूसरा इनकी कणिका के रूप में जो पाया जाता है। 2 भाग है इसके। तो तरल के रूप में जो है वो 55% भाग होता है, जबकि जो कणिका युक्त भाग है वो है 45% तक। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लाज्मा, और इसको कहते हैं रक्त कोशिका या फिर ब्लड सेल। तो प्लाज्मा में क्या क्या मोटे तौर पे क्या क्या मिलता है? 90% तक जल मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, या फिर ब्लड में जो है प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। इसी प्रकार रक्त कोशिका में, ये जो रक्त कोशिका है वो रुधिर का कितना भाग होती है? तो 45%। इस प्रकार याद रखना है हमें। और इसके बाद में 7% के लगभग प्रोटीन, 0.9 के करीब साल्ट या फिर कहिए कि लवण, और ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर रक्त कोशिकाएं जो है ये 3 प्रकार की हमारे शरीर में पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल या फिर लाल रक्त कोशिकाएं। और WBC को क्या कहेंगे? वाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं।
प्लेटिलेट्स यानी बिंबाणु, बिंबाणु। इस तरह से ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और प्लाज्मा में ये जो तत्व ये पाए जाते हैं। फिर ये है कि रक्त जो है इसका कार्य क्या क्या है। इसके बाद हम इसमें जाएंगे कि ये इनके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स के बारे में। लेकिन इसके पहले रक्त के कार्य क्या क्या है। तो रक्त के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: परिवहन करना, नियंत्रण करना और प्रतिरक्षण करना। परिवहन किस किस का करता है? CO2, O2 का तो करता ही है। फिर पोषक तत्वों का ये परिवहन करता है। हार्मोन का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थ है उनका परिवहन करके उत्सर्जी पदार्थों तक पहुंचाने का कार्य। तो परिवहन का कार्य करता है ये। जैसे यही बताया हमने कि ये एक तरह से संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक में क्या है? ये परिवहन का कार्य कर। दूसरा नियंत्रक, ये नियंत्रक का कार्य करता है। शरीर में क्या है? ताप और पीएच, इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है ये। फिर प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनिटी जो है उसका कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या फिर जो बाहर से कोई जीवाणु या जो रोगाणु हैं वो अगर शरीर पर अटैक करता है तो उससे शरीर की रक्षा करने का कार्य भी ब्लड उसमें हेल्प करता है। जैसे ये डब्ल्यूबीसी वगैरह या प्लेटिलेट्स है तो उसमें उसकी सहायता से और आरबीसी की सहायता से भी रक्त से जो हानि होती है कभी कट लगने का भी, तो उसमें थक्का जमाते हुए उसका प्रतिरक्षण का कार्य भी होता है। इस प्रकार से ब्लड के ये मुख्य मुख्य कार्य हैं। रेड ब्लड सेल या आरबीसी, या इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, इसमें क्या होता है? कुल रक्त कोशिकाओं का 99% जो भाग है वो आरबीसी होती है। पहले पढ़ा था हमने कि कुल जो रक्त में जो रक्त कोशिकाएं हैं वो है 45%। उस 45% में 99% भाग जो है वो आरबीसी का होता है। इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, रेड वेन मरो में, या फिर लाल अस्थि मज्जा कहेंगे उसमें। और इसकी मृत्यु जो है यकृत या प्लिया में, इसकी लीवर या फिर स्प्लीन, इसमें इसकी मृत्यु होती है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। और ये केंद्रक विहीन होता है, यानी कि केंद्रक नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि अपवाद के रूप में कौन कौन है? ऊंट और लामा। ऊंट और लामा में इसकी कोशिका में केंद्रक होता है। इसके कारण क्वेश्चन उल्टा बनता है, आरबीसी में केंद्रक होता नहीं है लेकिन केंद्रक अपवाद के रूप में ऊंट और लामा के ब्लड में होता है। फिर औसत जीवन काल इसका 120 दिन के करीब होता है। और एक यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं या फिर आरबीसी कितनी है उसकी संख्या ज्ञात करने का काम करता है ये। तो इस प्रकार आरबीसी के बारे में ये जानकारी हमें रखनी है। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी या फिर वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका जो रंग है वो वाइट होता है, यानी कि रंगहीन होता है ये इसके एब्सेंट होने के कारण। और केंद्रक युक्त होता है। ये कोशिकाएं जो है केंद्रक युक्त होती है और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड भी कहते हैं इसको, शरीर की बॉडीगार्ड भी कहते हैं। इसका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, रेड बोन मैरो में। और ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 2 कौन सी? कणिकाणु और अकणिकाणु। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में जो कुछ कणिकाएं मिलती है, ऐसे छोटी छोटी कणिका मिलती है, जहाँ मिलती हैं वो तो है ग्रेन्युलोसाइट। ये ग्रेन्यूल्स कहते हैं इनको, कणिका कहते हैं। तो इसको जहाँ ये मिलती है उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें नहीं होती है उसको कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट या फिर अकणिकाणु। कणिकाणु जो है वो आगे 3 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल की मात्रा 60 से 70%, इयोसिन की 2 से 7% और बेसोफिल की 1% के लगभग होती है। और अकणिकाणु में जो 2 प्रकार की है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है 20 से 30% तक होती है इसमें, और मोनोसाइट 3 से 8% तक
होती है। मोनोसाइट को महाभक्षक या फिर मैक्रोफेज भी कहते हैं। और लिम्फोसाइट जो है, ये दो प्रकार की लिम्फोसाइट में टी और बी सेल्स पाई जाती है, इनको किलर सेल भी कहते हैं। और ये किल किसको करती है? बाहर से जो रोगाणु आता है उसको मारने का कार्य करती है। जैसे HIV है, कैंसर है, इनके रोगाणु जो होते हैं इनको मारने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको किलर सेल भी कहते हैं। तो टी और बी ये लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। फिर तीसरे प्रकार की जो कोशिका है वो है प्लेटिलेट्स या फिर कहिए बिंबाणु। बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये इसकी मात्रा 3 लाख प्रति घन मीटर तक पाई जाती है ब्लड में, और 10 दिन का इसका जीवन काल होता है। और केंद्रक वीन होती है, ये भी RBC की तरह ये भी केंद्रक वीन होती है। और मुख्य रूप से ये जो है रक्त का थक्का जमाने में कार्य करती है। रक्त के प्रकार, रक्त के प्रकार 4 है, और ये जो 4 प्रकार में बांटे हैं उसका आधार है प्रतिजन यानी एंटीजन। एंटीजन जो है A और B, और बाद में जो आया है RH, ये भी एंटीजन है। तो इनकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पे ये रक्त के जो है 4 समूह उनको बांटा गया है। तो रक्त समूह जैसे A है तो A में प्रतिजन कौन सा है? A पाया जाता है। इसी प्रकार B है तो B में प्रतिजन A B दोनों अगर पाए जाते हैं प्रतिजन, तो फिर उसको AB रक्त समूह में बांटा गया। और O जो रक्त समूह है उसमें प्रतिजन जो है कोई किसी प्रकार का उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार पहले ये 4 ब्लड ग्रुप में इस रक्त समूह को बांटा गया था। और ये जो रक्त समूह है इसकी खोजकर्ता जो है वो है कार्ल लैंडस्टीनर नाम के, जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है। उन्होंने किया था इसको 1901 में। उसके बाद में उन्होंने एक और पाया कि एक और प्रतिजन जो है वो ब्लड में पाया जाता है, उसको कहते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर, ये रिसस फैक्टर कहते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिसस फैक्टर। ये रिसस मंकी में ये सबसे पहले इन्होंने खोज की, इसलिए उसी के नाम के आधार पर इसको रिसस फैक्टर भी नाम दे दिया इसको, RH फैक्टर। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये जो 4 रक्त समूह हैं इसमें बांटा गया। जो RH नेगेटिव है, इसका मतलब जो ये कारक है प्रतिजन है RH, वो अनुपस्थित है। और पॉजिटिव होने का अर्थ है कि ये RH जो प्रतिजन है वो उपस्थित है। इसके आधार पे A और B यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव में इसको बांटा गया है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या है, 2 जगह काम आता है। एक तो जो है शिशु जो है किसी गर्भवती महिला के, तो उसके एंटीजन क्या है उसका। दूसरा, किसी को रक्त जब हम ट्रांसफ्यूजन या फिर किसी को देते हैं उस समय ये ध्यान रखना होता है कि उसका जो RH फैक्टर है वो क्या है। ये तो इसको कहते हैं कुंडली मिलान वाला फैक्टर। जो पहले ये कुंडली मिलान करते थे पंडित, उसकी जगह आधुनिक रूप से कुंडली बनाने का कार्य जो करता है वो RH फैक्टर करता है। तो यहाँ पे हम जो मोटा मोटी तौर पे देखेंगे कि RH फैक्टर का प्रभाव करता है। जैसे कोई मेल या फीमेल, M का मतलब मेल और F का मतलब है फीमेल। तो अगर मेल कोई RH पॉजिटिव है और महिला भी RH पॉजिटिव है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। इसी प्रकार दोनों ही अगर नेगेटिव है तो भी कोई प्रभाव नहीं होगा। और फिर मेल अगर नेगेटिव है और फीमेल जो है वो पॉजिटिव है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव है उस समय जो है जो भ्रूण है उसका, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए, हालांकि इसके लिए कई इंजेक्शन और डॉक्टरी इलाज सलाह की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूर उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मना किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर जो मानव है उसमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें जो रक्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि रक्त है पूरा धमनियों में, ये एक बंद सर्कल है, जो तंत्र है ये सर्कल, उसमें ये बंद प्रकार के तंत्र में ये ब्लड जो है पूरा फ्लो होता है। तो इसमें क्या क्या है जो ऑर्गन है जो इसको रक्त को प्रवाहमान रखते हैं, तो उसमें हार्ट है। इस परिसंचरण तंत्र का जो हिस्सा है वो है हार्ट या हृदय। और फिर
शिराएं या धमनियाँ, ये धमनियाँ हैं और शिराएं हैं, और फिर दूसरे ऑर्गन, दूसरा जो अंदर परिवहन करता हुआ रक्त है। तो रक्त परिसंचरण में इस तंत्र में ये 3 प्रकार के जो ऑर्गन है वो है रक्त, धमनी या शिरा, और ये हार्ट या हृदय। ये इसमें फिर हम अलग अलग इसको पढ़ते हैं कि जो हमारा मानव हृदय है, ये आप देख पा रहे होंगे कि एक नेचुरल वे में हार्ट किस प्रकार दिखता है। आप थोड़ा इसको ध्यान दें। और ये जो है अलग अलग 4 कोष्ठों में बंटा हुआ है। कोष्ठक इसके 4 है। ऊपर के जो कोष्ठक है उसको कहते हैं एट्रियम, अगर दायां है तो दायां राइट एट्रियम, और बायां है तो लेफ्ट एट्रियम। इसी प्रकार नीचे का जो कोष्ठक है, जो कंपार्टमेंट है, उसको कहते हैं वेंट्रिकल। आकार में जो है ऊपर के जो आलिंद है या फिर एट्रियम है वो छोटे हैं आकार में, जबकि निलय या वेंट्रिकल है वो बड़े हैं और मजबूत भी हैं। मांसपेशियां उसकी मजबूत आप देख रहे होंगे कि नीचे की जो पोर्शन में जो है मोटी मांसपेशियां हैं, वो ये इसलिए आवश्यक है कि ये जो ब्लड को प्रेशराइज करके पूरे शरीर में भेजने का कार्य करती है, तो उसके लिए ज़्यादा मजबूत मांसपेशियां चाहिए। तो वेंट्रिकल का जो कार्य है वो है ब्लड को बाकी हिस्सों में शरीर के भेजना, जबकि जो एट्रियम है वो ब्लड को लेने का कार्य करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो जो दायां आलिंद या एट्रियम है उसको राइट या दायां कहेंगे, दायां साइड के। हमारे जैसे शरीर उल्टा खड़ा रहेंगे तो हम जिस दिशा में ये दिखाई देगा वही उस दिशा को हम दायां या बायां कहेंगे। ये जैसे ये है तो दायां हो गया और ये बायां हो गया। इसी प्रकार इसमें जो वैन है उसको कैसे परिभाषित करेंगे कि वैन क्या होती है। और ये अशुद्ध रक्त को कैरी करती है, ले जाती है वैन हमेशा। और दूसरा जो है धमनी, धमनी का क्या कार्य है, रक्त को हार्ट से या हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाने का कार्य करना, और शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन इसमें 2 अपवाद है। फुफ्फुस धमनी है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और फुफ्फुस यानी कि लंग्स तक लेके जाती है। वहीं से वापस जब ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीकृत जो रक्त है वो वापस धमनी जो है वैन है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय की ओर आती है। तो इसमें ये अपवाद स्वरूप है, ये धमनी है वो अशुद्ध रक्त कैरी करती है, और जबकि वो जो वैन है शुद्ध अशुद्ध रक्त जो सामान्यतः करती है कैरी, उसकी जगह वह शुद्ध रक्त को कैरी करती है। तो ये अपवाद स्वरूप 2 है, जबकि बाकी सब में यही है कि जो वैन है वो हार्ट की ओर ही जाती है हमेशा, और जो आर्टरी है या फिर कहेंगे कि धमनी है वो रक्त को हृदय से अन्य शरीर के हिस्सों तक लेके जाती है। अब बात करते हैं कि इस बंद परिसंचरण तंत्र के अलावा भी एक परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है, उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। यानी उसमें लिम्फ पाया जाता है और वो खुला तंत्र होता है जो ऊतकों के मध्य जो स्थित लसी का जो द्रव्य होता है उसको हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसके बाद में धमनी के माध्यम से बाकी शरीर के हिस्सों से होता हुआ वापस जब इसके महाशिरा में इकट्ठा होके इसके एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल के माध्यम से लंग्स में जाता है, लंग्स से जब वापस एट्रियम में आता है और बायां निलय तक आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जब साइकिल चलती है तो पूरे साइकिल को या फिर चक्र को कार्डियक साइकिल या फिर कार्डियक चक्र के नाम से जाना जाता है। ये कार्डियक चक्र हो गया। दूसरा, इसमें कपाट जो पाए जाते हैं उसका कार्य क्या होता है। कपाट जो है रक्त को एक दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, उसको एक दिशा प्रदान करते हैं। यहाँ से निकला हुआ रक्त ये जो है वापस दूसरे विपरीत दिशा में नहीं चला जाए, उसके लिए ये कपाट बने हुए हैं। तो कपाट अलग अलग बने हुए हैं, जैसे इसको इनके मध्य में जो पाए जाते हैं कपाट उनको कहते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर कपाट। तो इन कपाट में अलग अलग 2 या 3 कस्पीड या फ्लैप जो पाए जाते हैं उसके आधार पर अलग अलग बांटे जाते हैं। तो ये जो कपाट है ये यहाँ पे जो पाया जाता है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी
कपाट। ये 3 तरह के इसमें वलन होते हैं, 3 फ्लैप में रूप में होता है इसको, इसलिए इसकी ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जबकि जो बायां निलय है उसका जो आगे धमनी में जब धमनी में जब वो जाता है ब्लड, तो वो कपाट वहाँ पाया जाता है, उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो ये जो है वाल्व ये 2 फ्लैप के रूप में पाया जाता है। इनके पाए जाने का तर्क ये होता है कि ये इसको ज़्यादा मजबूती से ये शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है। ट्राइकस्पिड वाल्व इतना मजबूत नहीं है जितना कि बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसके अंदर बाकी मांसपेशियां पाई जाती है जो इन वाल्व के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करती है। हृदय के धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य करता है एक एवी नोड पाई जाती है जो कि इसमें विद्युत पल्स है वो प्रदान करती है, जिसके माध्यम से ये हृदय धड़कता है। इसको कपाट को बंद होने खुलने इसके धड़कने के कार्य में मदद करती है। सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है? तो सिस्टोल क्या होता है कि जब हृदय संकुचन करता है तो जो रक्त है वो धमनी में आगे जाता है, तो वो सिस्टोल है। और जब रिलैक्स अवस्था में रहता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल। हमारे जो धमनियों में रक्त बहता है, जब उसका पल्स ज़्यादा होता है तो वो सिस्टोलिक होता है प्रेशर, और रिलैक्स अवस्था में जब होता है या फिर कहेंगे शीतलन की अवस्था में जो प्रेशर आता है धमनी में उसको कहते हैं डायस्टोल। इस प्रकार से ये जो है तंत्र पूरा रक्त परिसंचरण का वो हमारे शरीर में पाया जाता है। आप 3D एनिमेशन में ये देख रहे होंगे कि वास्तव में हृदय कैसा दिखता है, उसमें रक्त किस दिशा से कैसे फ्लो होता है ये देख पा रहे होंगे। मैंने इसको एक परिसंचरण तंत्र के माध्यम से आपको ओवरऑल व्यू देने की कोशिश की है ताकि आपको एक व्यवहारिक समझ विकसित हो सके कि ये जो हृदय है, केवल फोटो देख के हमें समझ विकसित नहीं होती, अब 3D से एक आसानी से हमें समझ में आती है कि ये किस तरह से कार्य करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव ज़रूर लिख के दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।